हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। फतेह एडुकॉम पे हम नेक्स्ट जो आज का टॉपिक करेंगे वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ सॉल्ट्स। जिन लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मैंने कवर किए हैं। ठीक है, और पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर देखें, बिकॉज आपको पता है जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं पंजाब में उसमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको कवर करवा दूंगी, और साथ में जितने भी आपके दूसरे एग्ज़ाम्स भी आप दे रहे हो सेंट्रल लेवल के भी, तो उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज जनरल साइंस का वेटेज हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है। सो आज हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इनके बारे में पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और अपना सपोर्ट ज़रूर शो करिए चैनल को ज्वाइन करके। ठीक है, तो चलिए सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो सॉल्ट्स जो हैं ये बेसिकली दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मेटल्स। और मेटल्स कैसे? मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स जो हैं वो जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड्स में जो H होता है, हाइड्रोजन होता है, उनको मेटल्स जो हैं वो रिप्लेस करके जो है वो सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, एसिड्स व्हेन रिएक्ट्स विद बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या है? सॉल्ट। अब अगर हम इसको इसकी एग्जाम्पल ले लें, जैसे एसिड की अगर एग्जाम्पल ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। बेस यहाँ पे हम ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम क्या है? यहाँ पे मेटल है। अब ये जो मेटल है सोडियम, ये इस H को जो है वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, सो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O। ठीक है, ये H बन गया H2 और ये वाला O आ गया, तो ये बन गया। मतलब अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट कैसे बनता है? ये एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, और इसके मम्मी पापा कौन है? ये मम्मी है इसकी, जो ये एसिड है ये इसकी मम्मी है, और ये बेस जो है ये इसका पापा है। ठीक है, तो मम्मी पापा से जो है ये सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो ये सॉल्ट सिर्फ सोडियम क्लोराइड को ही सॉल्ट नहीं कहते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कई बार हम जब दवाइयों की भी बात करते हैं तो दवाइयाँ भी कई बार होती हैं कुछ जेनरिक में अवेलेबल, हम कह देते हैं होती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हाँ भी, लेकिन इसमें सॉल्ट सेम है। जैसे अगर हम डिफरेंट कंपनीज की भी बात करें, जैसे कैडिला हो गई, सिप्ला हो गई, एबट हो गई, है ना, तो अगर सिट्राजिन उनके ब्रांड के अंडर मिलती है तो उसका सॉल्ट तो सेम ही रहेगा ना, बस उसका ब्रांड नेम जो है वो चेंज होता है। तो सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट का मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं है। सोडियम क्लोराइड तो हम जस्ट इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं जो हम खाते हैं, है ना, या फिर हम इसको सॉल्ट भी बोलते हैं। सो ये जो कॉमन सॉल्ट है ये सिर्फ इसी के लिए सॉल्ट वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। सॉल्ट के अंडर, सॉल्ट एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं। डिफरेंट जो एसिड्स होते हैं उससे डिफरेंट तरीके के सॉल्ट्स जो है वो बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो सॉल्ट्स बनते हैं उनको हम क्लोराइड्स बोलते हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, देन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से जो सॉल्ट्स बनते हैं उनको हम सल्फेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेट्स। देन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से जो सॉल्ट्स बनते हैं उनको हम नाइट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से जो सॉल्ट्स बनते हैं उनको हम कार्बोनेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये तीनों जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, लेकिन ऑल आर मिनरल बेस्ड एसिड्स। ठीक है, और ये भी मिनरल बेस्ड एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है। इससे जो सॉल्ट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कार्बोनेट्स बोलते हैं। देन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से जो सॉल्ट बनते हैं उनको हम बोलते हैं एसीटेट्स।
ठीक है। तो ऐसे आपको जो है वो बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो एसिड्स एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, राइट। या फिर हम कह सकते हैं कि मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे रिप्लेस द हाइड्रोजन इन द एसिड, ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो इतना कर लीजिए, आगे चलते हैं। अभी हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सॉल्ट्स की, ठीक है। जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि सॉल्ट्स जो होते हैं दे आर मोस्टली सॉलिड्स, ठीक है। ज़्यादातर सॉल्ट्स जो हैं वो आपको सॉलिड्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट इज सॉल्ट्स जो होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई होते हैं इनके सॉल्ट्स के। थर्ड इज सॉल्ट्स जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट्स जैसे कि एसिड्स और बेसिस के जो सोल्यूशन होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। एसिड्स जो है, जब हमने पिछली वीडियो भी की थी तो तब मैंने आपको बताया था कि एसिड्स जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, जबकि बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं जिनको हम अल्कलीज बोलते हैं तो वो जब डिसॉल्व होते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, राइट। वैसे ही जो सॉल्ट्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो आयंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं। सो दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, सो दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। और सॉल्ट्स जो होते हैं उनमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। जैसे सोडियम है इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोराइड है तो उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्यों आता है, मतलब कि हर एक इसको हम बोलेंगे कैटायन और नेगेटिव चार्ज को हम बोलेंगे एनायन। ये प्लस का चार्ज या ये माइनस का जो चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये कहाँ से आता है देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ लेकिन इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 281, राइट। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 287। अब देखा जाए तो इसमें जो है इसका जो बाहरी जो ऑक्टेट होगा, ठीक है, शेल होगा सॉरी, उसको कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। बाहरले शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि ये अनस्टेबल रहते हैं। अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं एक्सेप्ट हीलियम जिसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। सो नोबल गैसेस जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं एंड अनरिएक्टिव होती हैं। लेकिन जो मेटल्स होते हैं जनरली ये इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इनके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 या 2 हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होती है आउटर शेल की जो कन्फिग्रेशन होती है। तो इसकी वजह से ये जो मेटल्स होते हैं ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। तो इनको अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको शेयर कर देगा, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं इसको लूज कर देगा, नॉट शेयर, इसको लूज कर देगा। शेयरिंग वाले जो होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, जो लूज करके या गेन करके बनाते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, राइट। सो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर देगा। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, बिकॉज एक जो एटम होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो बराबर होते हैं। और कभी भी जब इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही गेन या लूज करता है। कभी भी ये जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको लूज या गेन नहीं करता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन क्योंकि वही गेन, यहाँ से अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मान लो अगर 5 ये पॉजिट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, 5 जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो अगर इसमें जो है, इसमें एक जो है ये इसने लूज कर दिया, ठीक है, इसमें लूज कर दिया, तो इसमें माइनस वाला एक लूज हो गया, तो ज्यादा कौन से रह गए, पॉजिटिव वाले रह गए। तो यहाँ पे जो ओवरऑल एटम होगा उसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा कौन से रह गए हैं, पॉजिटिव वाले रह गए हैं। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन जो है इसमें देखिए 287 है, यहाँ पे 7 है, लेकिन 7 जो है ये 7 के 7 लूज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, बिकॉज इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए क्योंकि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए 7 लूज करने के लिए, तो ये क्या करेगा, लूज करने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर से गेन कर लेगा, ठीक है। अब गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, इस पे 5 पॉजिटिव हैं, 5 जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ये मान लो ये बाहर से एक ले रहा है, तो यहाँ पे कितने हो गए, +1, तो यहाँ पे कितने हो गए, 6। तो 6 माइनस वाले जो है ये ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है, माइनस वाले 6 हो जाएंगे, प्लस वाले तो 5 ही हैं, तो चार्ज ओवरऑल कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चार्जेस जो हैं ये आते हैं। तो इन शॉर्ट मैंने समझाना तो आपका यही था, लेकिन हम कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में चले गए हैं, वो भी हम डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट्स एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों एक्ट करते हैं, बिकॉज दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं ये, बिकॉज इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और इसमें जो है वो नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं सॉल्ट्स की पीएच के बारे में, पीएच ऑफ सम सॉल्ट्स। देखिए इसमें 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो मिलके सॉल्ट्स बनाते हैं, उनकी पीएच न्यूट्रल होती है, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, पीएच वाला सारा हमने बेसिस वाले लेक्चर में कवर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, कैसे हम चेक करते हैं पीएच। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी जो पीएच वैल्यू है हमने पढ़ा था 1 थी, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, उसकी पीएच कितनी थी, 14। तो दोनों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये मिलके जो है ये जो भी सॉल्ट बनाएंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड ये बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड की पीएच जो है वो 7 होगी, यानी कि न्यूट्रल होगी। सिमिलरली अगर हम HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, अब यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, इसकी भी पीएच जो है वो 14 होती है। तो ये क्या बनाएगा, ये पोटाशियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो ये भी एक जो है वो सॉल्ट बनाएगा जो कि न्यूट्रल होगा और इसकी पीएच भी जो है वो 7 होगी, राइट। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जब वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा न्यूट्रल पीएच देता है 7 की, राइट। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। जब सेकंड पॉइंट जो है उसमें, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो लेकिन बेस जो है वो वीक हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो लेकिन बेस जो है वो वीक हो, तो तब, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूँ अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है, इसकी जो पीएच है दैट इज 6, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड, अब ये अमोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये HCl से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो HCl, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो सॉल्ट्स डिराइव होते हैं उनको हम क्लोराइड्स बोलते हैं। सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, फिर ये HCl से डिराइव हुआ है। सो HCl से डिराइव हुआ है तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया एक तरह का, ठीक है। तो ऐसे जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जब ये वीक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन जिसका पीएच जो है 6 है, जो कि एसिडिक है। लेस देन 7 पीएच हो तो एसिडिक होता है, ठीक है। पीएच अगर 7 हो तो न्यूट्रल होता है, और पीएच अगर मोर देन 7 हो तो बेसिक होता है, ठीक है। अभी लास्ट एग्जाम्पल बताती हूं मैं आपको। अगर वीक एसिड हो, थर्ड
पॉइंट, ये हो गया सेकंड। स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद वीक बेस, तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स बनाते हैं। अब वीक एसिड हो और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो यहां पे मैं लिख देती हूं स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड, वीक एसिड हमने पढ़ा था, उसकी एग्जांपल है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड से मान लो सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट की, अगर हम सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो इसकी पीएच जो है वो अराउंड 9 to 9.5 होगी। लेट मी चेक, 9, ठीक है। सो इसकी पीएच जो है ये 9 होगी, और 9 क्या है, बेस है ये। सो जब भी वीक एसिड जो है कार्बोनिक एसिड जैसा, जब ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्यूशन जो है वो बेसिक होगी। जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है तो ये क्या होगा, ये बेसिक होगा सोल्यूशन। सो 3 पॉइंट्स हमने किए। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। सेकंड पॉइंट हमने किया था, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स बनते हैं। लेकिन जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेस जो है, बेसिक सोल्यूशन या बेसिक सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके बाद हम करते हैं कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनके यूसेजेस के बारे में हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम कॉमन सॉल्ट की ही बात कर लेते हैं। कॉमन सॉल्ट जो है NaCl, कॉमन सॉल्ट आप सबको पता ही होगा कि ये हम सी वाटर से जो है ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, राइट। इवेपोरेशन की मदद से हम सी वाटर से जो है ये कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, राइट। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अंडरग्राउंड, कई बार हमें अंडरग्राउंड भी सॉल्ट जो है वो मिलता है बीनीथ द अर्थ, लेकिन इसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और इसमें इसका जो कलर है वो ब्राउन होता है समवट, बिकॉज इसमें कुछ इम्प्योरिटीज जो हैं वो मिली होती हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है। और ये जो अंडरग्राउंड हमें सॉल्ट मिलता है, जैसे हमें कोल वगैरह भी ऑब्टेन करते हैं, है ना, डिग करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं तो फिर हमें मिलता है, वैसे ही ये रॉक सॉल्ट भी हमें बीनीथ द अर्थ मिलता है। क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो जब पहले एंशियंट रिवर्स कभी वहाँ पे ड्राई अप हो गए होंगे तो वहाँ पे भी सॉल्ट बना होगा इवेपोरेशन से, तो ये वहाँ पे दबा रह चुका होगा। और ये हमें जो है वो अर्थ को जब हम डिग करते हैं तो हमें ये जो है वो रॉक सॉल्ट मिलता है। अभी अगर हम इसकी यूसेजेस की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यूसेज तो यही है कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करता है और एज अ रॉ मटेरियल जो है ये उसमें एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है, जिसको हमने पिछली बार भी पढ़ा था, जिसको सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है, तो रॉ मटेरियल एज ए यूज़ होता है कॉस्टिक सोडा में, देन बेकिंग सोडा में बनाने में, ठीक है। देन वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या था ये मैंने पहले भी आपको बताया था, अगेन बता देती हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम क्लोराइड जो है एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करता है इन सब कंपाउंड्स को बनाने में, और साथ में HCl वगैरह, ठीक है, ये भी बना सकते हैं। सोडियम मेटल हम ऑब्टेन कर सकते हैं, सोप्स बना सकते हैं, राइट। एंड इसके साथ साथ अगर हम डेली यूसेज की बात करें तो ईटिंग पर्पस के लिए भी हम कॉमन सॉल्ट जो है वो यूज़ करते हैं, राइट। ईटिंग पर्पस के अलावा हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी सॉल्ट को जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आप
अचार वगैरह बाज़ारी लेते हो, घर पे नहीं डालते हो, बाज़ारी अचार लेते हो, तो कभी देखना उसमें कितना ज़्यादा नमक होता है, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, वो सॉल्ट ज़्यादा डाल देते हैं, तो उससे अचार जो है वो ख़राब नहीं होता। तो एज अ प्रिजर्वेटिव जो है वो हम कॉमन सॉल्ट को यूज़ भी करते हैं, राइट। इसके अलावा जो सोडियम क्लोराइड होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मसल्स की मूवमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जब सर्दियों में कई जगहों पे जो है वो सड़कों के ऊपर आपने देखा होगा बर्फ़ वगैरह जम जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम कॉमन सॉल्ट जो है ये यूज़ करते हैं बर्फ़ को पिघलाने के लिए, राइट। एंड इसके अलावा सोप्स वगैरह मैंने आपको बता दिया है यूज़ होता है, राइट। सो इसके बाद हम देखते हैं कि जो इससे जो सोडियम क्लोराइड से जिसमें रॉ मटेरियल एज एक्ट करता है, कई चीज़ें यहाँ से मतलब इस रिएक्शन से हमें, अगर हम कॉमन रिएक्शन की बात करें, जो HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स NaCl प्लस वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें क्लोरीन भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनकी यूसेजेस भी क्या क्या हैं, साथ में वो भी देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, ठीक है। सो कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी क्या क्या यूसेजेस हैं। सबसे पहला तो ये है कि इससे हम पेपर वगैरह बना सकते हैं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल टेक्सटाइल्स जो होते हैं, जैसे कि रेयॉन वगैरह हो गया, टेक्सटाइल फाइबर्स जो होते हैं लाइक रेयॉन, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर, तो वो बनाने में कॉस्टिक सोडा जो है वो मदद करता है। थर्ड इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने में, ठीक है। नंबर 4 डाइज एंड ब्लीचेस, डाइज और ब्लीच वगैरह बनाने में भी कॉस्टिक सोडा जो है यूज होता है। नंबर 5 टू प्योरीफाई बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट ओर को प्योरीफाई करने में भी ये मदद करता है, हेल्प करता है, यूज होता है। और बॉक्साइट ओर से आपको पता है एल्युमिनियम मेटल जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो सोडियम कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है, तो ये इसकी कुछ यूसेजेस हैं। इसके बाद हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन जो है ये बहुत जगह पे यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ड्राई क्लीनिंग की बात करें, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग में ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ होती है। एग्जाम्पल है इसकी ट्राईक्लोरोइथेन, ठीक है। ट्राईक्लोरोइथेन जो है ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जो ड्राई क्लीन हम कपड़े करवाते हैं उसमें यूज़ होता है। देन एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है, ठीक है। देन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम आता है। देन इसके अलावा क्लोरीन जो है ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एक यूसेज है कि ये वाटर को प्योरीफाई करता है, ठीक है। सो एज अ डिसइंफेक्टेंट हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। अभी कोरोना के टाइम पे तो इसका बहुत ही ज़्यादा ये मतलब इसका यूज़ हुआ है। इवन गोल्डन टेम्पल में भी जो सरोवर है वहाँ का, तो उसमें डेली क्लोरीन जो है वो ऐड किया जाता है पानी में, सो ताकि किसी को भी जो है वो वायरस वगैरह ना हो, जो भी वहाँ पे लोग जो है वो जाते हैं स्नान वगैरह करते हैं, राइट। सो ये कुछ है क्लोरीन की यूसेज और ये है कॉस्टिक सोडा की। इसके बाद हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन की भी बात कर लेते हैं साथ में। चलिए अब हाइड्रोजन देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के क्या क्या यूजेस हैं। देखिए हाइड्रोजन जो है सबसे पहले, जैसे तो हम क्लोरीन से भी HCl डराइव करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन से भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज लिक्विड हाइड्रोजन जो होती है एज अ फ्यूल, इसको हम यूज़ करते हैं रॉकेट्स में,
ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं रॉकेट्स में, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। देन इसके अलावा ये यूज होता है टू मेक अमोनिया एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। देन इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स मतलब कि जैसे वेजिटेबल घी वगैरह इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अपने रिडॉक्स रिएक्शन देखे होंगे जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। हम ऑयल्स में जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह या जैसे ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ठीक है, उसमें हम जो है वो हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो वो हमें वेजिटेबल ऑयल्स देगा, वनस्पति घी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कुछ इसकी हाइड्रोजन की यूजेस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सबसे पहले तो ये मतलब जैसे कोई ऑक्साइड लेयर वगैरह होती है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है फ्रॉम आयरन शीट्स बिफोर गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि जंग ना लगे आयरन को, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन करने से पहले जो ऑक्साइड लेयर होती है आयरन के ऊपर उसको रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो यूज होता है। देन इट इज ऑल्सो यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एंड इसके अलावा ये बहुत सारे प्लास्टिक्स बनाने में भी काम आता है। और इसमें क्लोरीन जो हमने पहले किया है, क्लोरीन भी यूज होता है प्लास्टिक्स बनाने में, जैसे कि पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो अभी विशाखापट्टनम में इंसिडेंट हुआ था जिसमें पॉलीस्टाइरीन गैस जो थी वो लीक हुई थी, उससे भी हम ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं वो बनाते हैं। So hydrochloric acid is used to remove oxide layer from iron sheets to make fertilizers, to make plastics. Again, ammonium chlorides जो होते हैं वो भी इससे बनते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड्स, ये अमोनियम क्लोराइड्स क्या करते हैं? दे एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एंड आर यूज्ड इन ड्राई सेल्स। ड्राई सेल्स में यूज होते हैं, राइट। देन इसके अलावा मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स में भी ये यूज होते हैं, HCl। इसके अलावा ये टैनिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है, टैनिंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है, राइट। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो कॉस्टिक सोडा से मतलब कॉमन सॉल्ट से रिलेटेड जितने भी हमने कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हमने बात की है कि उनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। चलिए अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो है वो हम ऐसे लिखते हैं, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या है? ये वॉशिंग सोडा जो है, क्योंकि बहुत ही कम कार्बोनेट्स होते हैं, ये देखिए इसे सोडियम कार्बोनेट है, मतलब ये कार्बोनिक एसिड से बना है, राइट। तो ये बहुत ही कम कार्बोनेट्स होते हैं, ये जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखना। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें जो है वो प्रेजेंट है। अब इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, तो इसका मतलब यहां से ही निकल आता है, क्योंकि ये जो सॉल्ट्स होते हैं, इस सॉल्ट्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं, इन क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है वाटर, ठीक है। इट्स अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर।
फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। कौन बनाता है पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल? वाटर। ठीक है, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर जो है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, तो इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब जिन कार्बोनेट्स में या जिन सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है उनको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट्स, और इस केस में हम उसको बोलेंगे सोडा ऐश। ठीक है, अगर उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो नहीं है, दैट मीन्स कि वो हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? सोडा ऐश बोलेंगे। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि जो ये सॉल्ट है ये वेट हो गया। ठीक है, ये वेट नहीं होगा, ये ड्राई ही रहेगा। लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो इसका मतलब ये है कि जो क्रिस्टल बनते हैं सॉल्ट्स के, ये वाटर जो है वो उन क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट की बात करें, ठीक है, CuSO4, कॉपर सल्फेट हम लिखने को तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसमें भी जो है ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। सिमिलरली अगर हम फेरस सल्फेट की बात करें तो फेरस सल्फेट में जो है वो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये वेट हैं, ये ड्राई होते हैं। इनफैक्ट कई बार तो जो है इनको कलर भी देता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसका कलर देखने को आप देखोगे तो इसका ब्लू कलर होता है, जिसको हम आई थिंक पंजाबी में तो इसको नीला थोथा बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो इसका कलर ब्लू होता है। सिमिलरली अगर हम फेरस सल्फेट की बात करें तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से, क्योंकि वाटर जो है इनके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ये इसको जो है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का प्रेजेंट होना ये बताता है कि ये सॉल्ट जो है हाइड्रेटेड है, लेकिन ये कोई वेट सॉल्ट नहीं होता है, ये ड्राई होता है। इनफैक्ट कई बार ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कलर भी इम्पार्ट करता है कंपाउंड को, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो है ये ब्लू कलर प्रोवाइड करता है कॉपर सल्फेट को, फेरस सल्फेट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको कॉपर सल्फेट को हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, इसको हम सेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट सेप्टाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कि कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी समझा दिया थोड़ा थोड़ा, तो बस इससे ज़्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आपको जानना भी नहीं है, ये भी इसी चैप्टर का पार्ट था, तो इसके चलते मैंने आपको इसी में ही कवर करवा दिया। राइट, अभी वापस आते हैं हम वॉशिंग सोडा के ऊपर। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा जो है इसकी यूसेजेस क्या हैं? वॉशिंग सोडा एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज़ होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा जो है ये एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज़ होता है। ठीक है, देन उसके बाद ये जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की उसको रिमूव करता है, इट रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस। ये क्वेश्चंस बन जाते हैं इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इसको रिमूव करता है। देन ये कुछ सोडियम कंपाउंड्स बनाने में भी यूज़ होता है, जैसे कि बोरेक्स। ठीक है, और बोरेक्स जैसे जो कंपाउंड्स होते हैं ये किस में यूज़ होते हैं? ग्लास बनाने में। ठीक है, ग्लास, कांच जो होता है उसमें यूज़ होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं बेकिंग सोडा की। चलिए अब देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? अगेन बोलूंगी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सबसे पहला तो जो यूज़ है इसका वो हम कर चुके हैं बहुत बार, है ना, कि जब भी किसी को एसिडिटी वगैरह हो, एसिडिटी कब होती है? जब हम
बहुत सारा खाना खा लेते हैं या ऊट पटांग बाहर से कुछ खा लेते हैं तो ज़्यादा HCl एक्युमुलेट हो जाता है हमारे पेट में, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस ऐड करते हैं, तो बेकिंग सोडा जो है वो हम ले सकते हैं, या इसके अलावा और भी बेस हम जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे बेकिंग सोडा डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेकिंग सोडा की ही बात करेंगे कि एज एन एंट एसिड इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा को, ये इसकी फर्स्ट यूसेज है। इन केस ऑफ इंडिजेशन वी कैन यूज़ बेकिंग सोडा। देन उसके बाद जो सेकेंड यूसेज है इसकी वो ये है कि बेकिंग सोडा इज़ यूज टू मेक बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा जो है ये इंडिविजुअल कंपाउंड है। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर जो है इसमें बेकिंग सोडा भी होता है और साथ में इसमें जो है वो एक एडिबल एसिड होता है, जैसे मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, टार्टरिक एसिड। राइट, अब ये टार्टरिक एसिड जो है ये बेकिंग सोडा में क्यों ऐड किया जाता है? बिकॉज अगर आप अकेला बेकिंग सोडा ऐड करोगे तो आपको केक का टेस्ट जो है वो बिटर आएगा और साथ में केक जो है वो उसका हाइट जो है वो उसकी राइज नहीं करेगी। ठीक है, बिकॉज ये इसको बेकिंग पाउडर जो है एज अ रेजिंग एजेंट भी हम इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, सो ये पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी है कि बेकिंग पाउडर को हम एज अ रेजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, रेजिंग एजेंट मतलब केक, जब आप केक बना रहे हो, ठीक है, केक को ओवन में रख दिया, ठीक है, उसकी लेंथ इतनी है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि वो इसकी लेंथ जो है वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी हाइट इसको रेज कर दिया इसने, तो इसकी वजह से इसको रेजिंग एजेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो ये टार्टरिक एसिड होता है ये जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, एक और चीज़ की, ये जो टार्टरिक एसिड है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में रिएक्ट करेगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली केक बनाते हो तो उसमें पानी तो ऐड करते ही हो, है ना, ऐसी तो कोई वो है नहीं कि उसमें पानी नहीं पड़ता है। तो जब आप पानी ऐड करोगे तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने डो प्रिपेयर किया है केक बनाने के लिए, जो भी आपने डो वगैरह मिक्स करके रखा है इसमें, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन बिटवीन उस डो के जो है वो बबल्स की फॉर्म में ट्रैप हो जाएगी और धीरे धीरे ये जब इसको हीट मिलेगी तो ये राइज करना शुरू करेगी, जिसकी वजह से केक की जो हाइट है वो राइज करती है। राइट, सो इसी की वजह से जब आप बेकिंग पाउडर नहीं डालोगे तो मतलब ये रेजिंग एजेंट है, तो आपका केक अगर नहीं डाला है तो आपका केक जो है वो रेज नहीं करेगा। राइट, एंड साथ में आपका टेस्ट जो है वो बिटर होगा, बिकॉज जो ये इसको बोलते हैं, जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम टार्टरेट प्रोड्यूस करता है। साथ में ये एक सॉल्ट है, ठीक है, जो कि स्वीट होता है चखने में, स्वीट इन स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से केक आपको कड़वा भी नहीं लगता है। हमने पढ़ा था बेसिस जो है वो उनका टेस्ट जो है वो बिटर होता है। राइट, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो बेकिंग सोडा है ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। ठीक है, अब ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में कैसे यूज होता है? जैसे मान लो ये इन्होंने मतलब बनाया है एक फायर एक्सटिंग्विशिंग कंटेनर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये बना, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं वो होगा। ठीक है, और यहाँ पे साथ में जो है मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, कंटेनर को, इसी कंटेनर के अंदर एक कंटेनर होगा जिसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, लेकिन ये अलग है। इसके साथ एक नॉब, जो आपने देखा होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनके बाहर नॉब लगी होती है प्रेस करने के लिए, है ना। तो ये जब कहीं पे भी आग लगी है तो क्या होगा कि
कि ये जो कंटेनर वाला है, ठीक है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो है ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और मिक्स होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको पता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज होती है, फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस इसको हम बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी मान लो ये आग लगी हुई है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्रिएट करेगी और एक जो सर्कल है यहाँ पे बना लेगी कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसके बाद क्या है कि ऑक्सीजन जो बाहर, ऑक्सीजन आपको पता है नेसेसरी है बर्निंग के लिए, राइट, एटमॉस्फेयर से जो एयर मिलेगी जिसकी वजह से आग और ज़्यादा फैलनी थी, तो वो एक सर्कल बनने की वजह से वो आग जो है वो नहीं पहुंच पाएगी, तो ये यहाँ पे जो है वो आग बुझाने के काम आता है, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसको बेकिंग सोडा को भी हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर हमने क्लोरीन किया है, तो क्लोरीन जो है वो सेम ही है, ठीक है। क्लोरीन की जो यूसेज हमने पढ़ी थी वही इसकी है। इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन जो है इसका फॉर्मूला है CaOCl2 और ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहले एज अ ब्लीचिंग एजेंट इसको हम यूज़ करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, कलर उतारने के लिए उसका जो है ये वाइट कर देता है, ठीक है, या फिर कलर जो है उसका ब्लीचिंग के एक्शन से, कई बार आपने देखा होगा जो आप कपड़े लाते हो बाजार से उस पर लिखा होता है साइड पे, जो स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं, डू नॉट ब्लीच, है ना, ब्लीच करने से उसका कलर जो है वो निकल जाता है, राइट। एज अ ब्लीचिंग एजेंट ये यूज़ होता है। बाकी जो क्लोरीन की यूजेज होती हैं जैसे डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर उसमें यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज़ होता है, बस इतना ही है। बाकी इसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है ये वूल जो होती है, ठीक है, ऊन जिसको हम बोलते हैं, उसको भी श्रिंकेबल होने से बचाता है, श्रिंक नहीं करती है इसके एक्शन से वूल जो होती है, राइट। अब बात करते हैं लास्ट हमारा आज का टॉपिक, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब लास्ट बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है। POP जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही कॉमन है घरों में भी, आपको पता है जब पेंट वगैरह हम करते हैं तो उससे पहले दीवारों को सॉफ्ट करने से पहले जो है ये POP अप्लाई किया जाता है, राइट। ये भी इसका एक यूज़ है, लिख लेना। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज CaSO4, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें होते हैं, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये जिप्सम से ऑब्टेन किया गया था। जिप्सम से सबसे पहले इसको जिप्सम को हीट करके जो है, जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, बस इतना ही फ़र्क है। इसको हीट करने से ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, वाइट कलर का ये पाउडर होता है, ये ऑब्टेन होता है। और क्योंकि ये सबसे पहले ये प्रोसेस जो था जिप्सम को हीट करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP ऑब्टेन किया गया, ये पेरिस में हुआ था, तो इसकी वजह से इसका नाम जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, राइट। सो इसको जो है, इसकी एक बहुत ही रिमार्केबल प्रॉपर्टी ये है कि इसको जो है वेट करके थोड़ा सा इसमें पानी जो है वो ऐड कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो बैठ जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से डॉक्टर्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं, जब वो प्लास्टर्स वगैरह लगाते हैं, जब आपका कोई भी जॉइंट वगैरह जो है वो टूट जाता है, ताकि आपकी जो हड्डी है वो सीधी जुड़ जाए, ठीक है। तो वो इसके चलते जो है ये अप्लाई किया जाता है, बिकॉज ये वहाँ पे जो है वो सेट बैठ जाता है। इसके अलावा ये टॉयज़ बनाने में यूज़ होता है, स्टैचूज़ बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज़ होता है। और इसको जो है ये हमेशा मॉइस्चर प्रूफ जो कंटेनर होते हैं उन्हीं में ही स्टोर करके रखना चाहिए,
राइट। अदरवाइज़ क्योंकि इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल जाए तो ये सेट, आपको पता है सेट हो जाता है वहीं पे ही, तो फिर सारा का सारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ यूजेस है। सो इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है साइंस का, तो जिसके मैक्सिमम जिस चैप्टर के वोट्स आएंगे मैं उसी के ऊपर जो है वो लेक्चर बनाऊंगी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो अगर देगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।